देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मीरा भाईंदर शहर में एक स्वच्छ छवि के नेता के रूप में जाने जाते हैं। ना सिर्फ मीरा भाईंदर की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी उनका नाम बड़े ही इज्जत से लिया जाता है। ऐसे ही मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष श्री मुजफ्फर हुसैन जी से आज हम साक्षात्कार करेंगे और जानना चाहेंगे कि आने वाली विधानसभा को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, शहर के विकास के बारे में उनका क्या विजन है। सबसे पहले मुजफ्फर जी, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह की राजनीति हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, मीरा भाईंदर शहर के विकास को लेकर आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या सोच है? शहर का विकास पिछले 10 साल से रुका हुआ है। 2014 से 2024 तक शहर में कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जिससे लोगों को सुख सुविधा मिली हो। विशेषतः पानी, जो 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि 2019 में हम आपको पानी देंगे 24 घंटे का, आज 2024 हो गया है मगर पानी की सुविधा आज तक इस शहर में मुकम्मल नहीं हुई है। रास्तों की हालत, गड्ढे आपके हमारे नज़रों के सामने हैं। निहायत ही ख़राब कंडीशन पूरे शहर में रास्तों की है। यहाँ से अगर मुंबई जाना हो तो आपको दहीसर टोल नाका क्रॉस करना हो तो पौना घंटा लग जाता है। 10 साल में 2014 से 24 तक महायुति की सरकार, कॉरपोरेशन बीजेपी की, मगर उसके बावजूद टोल नाके की समस्या ये अभी तक हल नहीं हो पाई। 2017 में कहा गया था कि 2019 में मेट्रो शुरू हो जाएगी मीरा भाईंदर के लिए। आज 2024 हो गया है मगर फिर भी मेट्रो की शुरुआत नहीं हुई। ऐसे कई काम जो है इस शहर में रुके पड़े हैं, थम से गए हैं। और सरकार 10 साल से महायुति की है, कॉरपोरेशन ही इनकी है, उसके बावजूद काम नहीं हुआ है। सर, जैसे कि कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद आपने रखी। मीरा भाईंदर शहर में आज जितने भी बड़े विकास कार्य दिखते हैं उनकी शुरुआत भी आपके कार्यकाल में हुई। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सर्वधर्मीय स्मशान भूमि आप ही बना पाए। अभी उसके ऊपर जो कोई बनाना चाहता है लेकिन विवाद हो रहा है। ऐसे कई विकास कार्य बने हैं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नगर पालिका स्थापन हुई थी 12 जून 1985। उसके बाद नगर परिषद का पहला चुनाव हुआ 91 में और उस वक्त जो प्लानिंग कमेटी बनी, उस प्लानिंग कमेटी में मैं भी सदस्य था और हमने इस शहर का पूरा नियोजन बनाया, एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जिसके तहत सारे आरक्षण, प्लेग्राउंड, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बरियल ग्राउंड, शमशान, कब्रस्तान, जितने भी आज आपको पब्लिक इंटरेस्ट के जो रिजर्वेशन नज़र आते हैं, ये उस वक्त किया गया और इसी वजह से आज मीरा भाईंदर एक प्लान्ड सिटी कही जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस काम को जो आगे बढ़ाना चाहिए था, ये डीपी प्लान का समय ख़त्म हो गया 2017 और 20 के करीब में। आज इसको भी 4 साल 5 साल हो चुके हैं मगर सरकार ने अभी तक के नया जो इसका डीपी प्लान बनना चाहिए, जो अगले 20-25 साल इस शहर का स्वरूप निश्चित करेगा, वो आज तक के सरकार के दफ्तर में हवा खाते पड़ा हुआ है, धूल खाते पड़ा हुआ है। सरकार ने, महायुति की सरकार ने, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हर रोज़, मैं कहूँगा हर रोज़ इस शहर में आते हैं। बीजेपी के बड़े से बड़े आला नेता इस शहर में आते हैं, दुनिया भर की उद्घाटनें करते हैं। ये वही उद्घाटन है जिसके आरक्षण हम लोगों ने किया था, मगर नया जो डीपी प्लान बनना चाहिए वो आज तक के मुकम्मल नहीं हुआ है। और जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, अब जब शहर बनेगा तो शमशान, कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड बहुत नेचुरल है, ये तो एक ज़रूरत की चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी और मौत के संबंध से की चीज़ है, ये शहर में होना चाहिए। इसके बारे में भी अगर 10 साल में ये राजनेता जो सरकार है वो अगर इसके बारे में फिक्रमंद नहीं है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर, जिस प्रकार से सर्वधर्मीय स्मशान भूमि का विवाद हुआ, ठीक उसी प्रकार से एक कत्ल खाने का भी विवाद हुआ। राज्य सरकार ने ही उसे मंजूर किया और फिर उन्हीं के नेता और मीरा भाईंदर के कुछ नेता दावा करने लगे कि देवेंद्र फडणवीस ने उसे रद्द करवाया। तो इस प्रकार से जो राजनीति हो रही है, इससे आप कैसा देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 97 में जो डीपी बना
उसमें तमाम रिजर्वेशंस जैसे शमशान, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और बस स्टॉप, बस स्टैंड्स, ये तमाम रिजर्वेशंस वहाँ पे किए गए। इन पिछले 10 सालों में ये सारे रिजर्वेशंस में से कई रिजर्वेशंस महानगर पालिका ने और गवर्नमेंट ने 37(1) का अमेंडमेंट लाया और रिजर्वेशन रद्द किया और वहाँ पे रेसिडेंशियल इमारतों को ग्रीन जोन से येलो जोन बना दिया, रिजर्वेशन को निकाल दिया और येलो जोन बना दिया, रेसिडेंशियल जोन बना दिया। आज अगर कोई लोग कहते हैं कि हमने ये फला चीज़ रद्द करी है, अगर इसको मुकम्मल जिसे कहा जाता पूरी तरह से रद्द करना था तो इन्होंने 37(1) का अमेंडमेंट लाना चाहिए था और उस रिजर्वेशन को रद्द करना चाहिए था। वो तो इन्होंने नहीं किया। मेयर इनके थे, कॉरपोरेशन इनके पास है, गवर्नमेंट इनकी है, वो तो नहीं किया। मगर कोई टेंडर निकलवाते हैं, खुद ही निकलवाते हैं, खुद ही डिमांड करते हैं, खुद ही सरकार से फंड लाते हैं, खुद ही टेंडर निकलवाते हैं और खुद ही रद्द करवाते हैं और लोगों की दिशा भूल करते हैं। तो इस तरह से विकास की राजनीति होकर कहीं ना कहीं ये जातिवाद की राजनीति होना इस शहर के लिए कितना सही है? देखिए, हिंदुस्तान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को, हर नागरिक को, हर जात के, पात के, भाषा के, प्रांत के लोगों को इकट्ठा रहने का वो एक प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन जिसने इस देश को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया और हर एक को क्या खाएगा, क्या पहनेगा, अपना धर्म किस तरह से रखेगा, यह हर चीज़ का अधिकार उस संविधान ने दिया है। अब अगर ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं तो इस तरह की अगर ये बात करें तो मुझे अचंभा नहीं लगता है, क्योंकि इनको तो संविधान ही खत्म करना है। इनको SC ST का रिजर्वेशन खत्म करना है, OBC का रिजर्वेशन खत्म करना है, तो उसमें मीरा भाईंदर कहाँ अलग है? सर, जब कांग्रेस की सत्ता थी मीरा भाईंदर शहर में, आप MLC थे, कई सारे विकास कार्य किए, लेकिन कुछ और विकास कार्य भी होंगे जो आपके करने के इच्छा होगी या आपके विजन में होगा। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करना चाहेंगे जब अगर आप जनता आपको चुनाव जिताती है या आप यहाँ पर एक लोक प्रतिनिधि के तौर पर जब आएंगे, तो ऐसे और कौन से विकास कार्य करना चाहेंगे? देखिए, हम सत्ता में है या नहीं है, हम MLA है या नहीं है, MLC है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि शहर के अंदर आपको जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और इस मीरा भाईंदर शहर में जो भी सुख सुविधा चाहिए आज के लिए और भविष्य के लिए, उसके लिए हमने अपनी बातों को रखना है, लड़ना है, झगड़ना है। उसी के तहत हमने जो नया DP प्लान बन रहा है उसके अंदर हमने कई सुझाव, 50 से ज़्यादा सुझाव हमने दिए जो अगले 25 साल इस शहर के लिए ज़रूरतमंद है। मगर वही दुख की बात है कि वो सारे सुझाव सरकारी दफ्तर में धूल खाते पड़े हैं। तो हम सत्ता में रहें या नहीं रहें, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, तो हमारा इस शहर से एक फ़र्ज़ बनता है, वो फ़र्ज़ हम अदा करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। सर, आने वाले विधानसभा को चुनाव को लेकर आपका क्या तैयारी है? किस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे? राजनीतिक माहौल किस प्रकार का है? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक तो मैं अभी स्टेट कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और कांग्रेस की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का अपनी एक प्रक्रिया है। वो जब प्रक्रिया पूरी होगी तब जाके वो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में हमें घोषित करेंगे। आज हम महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ इस शहर में जो काम हुआ है और जो होना चाहिए उसके ताल्लुक से हम लोगों तक के अपनी बात पहुँचा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और लोगों तक के पहुँचा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि लोग उस बात को, हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि लोगों के सामने हमारा पिछला 25 साल है और लोगों के सामने ये पिछला 10 साल भी है। 25 साल में जो काम प्लान हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, लोगों के नज़रों के सामने है और 10 साल में जो लोगों के सामने है वो काम नहीं हुआ, शहर का विकास नहीं हुआ, वो लोगों के सामने है। ये शहर की जो आबादी है वो एक मेट्रोपॉलिटन शहर का रूप है। लोग सवेरे 8 बजे निकलते हैं, काम पे जाते हैं, रात में आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। मिडिल क्लास ग्रुप, हायर मिडिल क्लास ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, नॉट एक्सट्रीमली हायर इनकम ग्रुप बट अ बिट ऑफ हायर इनकम ग्रुप, इस तरह का सोशियो इकोनॉमिक इस शहर का ढांचा है, लोगों का ढांचा है। और उसमें लोगों को जो कम्यूटेशन की प्रॉब्लम है,
यहाँ से मुंबई जाना हो, ठाणे जाना हो, वसई जाना हो, तो हम इस तरह से मीरा भाईंदर को कॉर्नर हो गया है कि हम कहीं भी हमको जाना है तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। 10 साल से केंद्र की सरकार है, मगर भाईंदर और मीरा से कोई नई ट्रेनों का इजाद नहीं हुआ है। लोगों को रेल जो है वो मुंबई की एक लाइफलाइन कही जाती है, उसमें कोई सुधार नहीं है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए तो 1 किलोमीटर का साधारण रूप से एक प्लेटफॉर्म होता है। एक टॉयलेट अगर इस कोने में है तो दूसरा टॉयलेट दूसरे कोने में है। आज लोगों को डायबिटीज, ऑन एन एवरेज 60% लोगों को डायबिटीज है। एवरी आवर द पर्सन हैज टू गो फॉर अ यूरिनेशन। रेलवे स्टेशन पे इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। आप अगर रोड की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद हाईवे जो कहा जाता था, आज वो मुंबई और मीरा भाईंदर का लाइफलाइन बन गया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड के लिए एक लाइफलाइन है। आप मीरा भाईंदर से निकलोगे तो बॉम्बे तक के कहीं रास्तों पे आपको टॉयलेट्स की फैसिलिटी नज़र नहीं आती है। यहाँ से मुंबई जाना है तो 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। सारा शहर यहाँ से उठ के ठाणा और मुंबई जाता है कामकाज के लिए, नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। जो उसकी हालत है वो देख करके आप समझ सकते हो कि वो अपनी ज़िंदगी का 4 घंटा, मिनिमम 4 आवर्स अ डे, हफ्ते के 6 दिन, मतलब 24 घंटे, महीने के तकरीबन 125 घंटे और साल के 1200 घंटे, तो कितना घंटा वो सिर्फ प्रवास में, ट्रैवल में बिता रहा है। उसके वजह से उसकी हेल्थ बिगड़ रही है, उसकी वजह से उसकी फैमिली का जो बजट है वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि फिर उतनी मेडिकेशन लगती है, उतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटिक प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। रास्ते के बारे में मैंने आपसे बताया कि रास्ते इतने ख़राब हैं कि पिछले 4 महीनों का स्टैटिस्टिक्स आप इस शहर के नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स का देख लीजिए तो एक्सीडेंट हुए हैं, डेथ हुए हैं, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हुए हैं, लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, सर फुटा है। तो इस तरह का ये जो पूरा उनका फैमिली का अपना एक बजट होता है एनुअली, वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो ये यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसके एनुअल बजट एंड मंथली जो अर्निंग है उस बजट पे उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये उसी आदमी को पता है जो उसे सफ़र कर रहा है, जो उसे फेस कर रहा है। सर, मीरा भाईंदर शहर में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सारे विकास कार्य किए हैं, जैसे प्रमोद महाजन हॉल हुआ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सब आपके कार्यकाल में बने, लेकिन कहीं ना कहीं उसे विवादों में उलझाकर ठेकेदारों के कब्जे में रखा गया है, जिसका इस्तेमाल जनता नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ा विषय है सर। ये सारे रिजर्वेशन मैंने कहा आपको डीपी प्लान में बनाया गया, और प्लेग्राउंड, गार्डन वगैरह सारे, और उसके अंदर एम्यूनिटी स्पेस करके जो परमिसिबल कंस्ट्रक्शन एरिया होता है उसमें लोगों के हित के लिए जो गार्डन, प्लेग्राउंड्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, उसको महापालिका के माध्यम से बनाया गया। मगर महापालिका ने कोई भी एसओपी नहीं बनाई, जिसे कहते हैं ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, उसके कोई नॉर्म्स नहीं बनाए, और वो जनरल एक टेंडर निकाल करके टेंडर्स दे दिया गया, और उसको सभी भवनों को जो है एक बैंक्वेट हॉल का स्वरूप मिल गया है, बैंक्वेट हॉल का स्वरूप मिल गया है। और लोग जो मिलते हैं, लोग जो बताते हैं, लोग को उन बातों से कोई खुश नहीं है। किसी समाज के नाम से बना दिया, अच्छी बात है, मगर उससे उस समाज को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। सर, अभी हाल ही में मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता मेळावा हुआ, कोकण विभागीय। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है, तो कितना फायदा होगा मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस को इस बारे में? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे उसका स्ट्रक्चर जो है लाइव रखने के लिए, उसका काम करते रहने के लिए उसको कंटिन्यूस मीटिंग्स, बैठक और उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसके ही तहत कोंकण विभागीय मेलावा का आयोजन किया गया, सिंधुदुर्ग से लेकर पालघर तक, और उसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी, एमएलए, एमएलसी, एमपी, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका, ये तमाम लोगों को वहाँ पर बुलाया गया और उनके साथ बातचीत दिल्ली के सारे नेताओं ने की, महाराष्ट्र के सारे नेताओं ने की। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम रमेश चन्नीतला जी जो हमारे प्रभारी है उनके नेतृत्व में हुआ कि दिल्ली के सारे नेता और कांग्रेस के महाराष्ट्र के तमाम सीनियर लीडर एट वन प्लेटफॉर्म एट वन टाइम
प्रेजेंट रहे और 12 घंटे तक के वो सभा चली और चर्चाएं हुई, 1 to 1 डिस्ट्रिक्ट वाइज चर्चा हुई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। सर, हम एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर जनता से क्या आह्वान करेंगे और शहर की जनता को क्या ऐसा मैसेज देंगे कि आने वाले चुनाव में जनता कैसा निर्णय ले? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर जनता ने ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो आपके शहर की ज़रूरतों को पूरा करे, उसको शासन तक के ले जाए, गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट से उसके ऊपर फैसले करके उस कामों को पूरा कराए। आपको शहर में ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, सामाजिक स्थिरता मेंटेन करे, सर्वधर्म समभाव। इस शहर में, ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, हर समाज का, हर भाषा प्रांत का आदमी यहाँ रहता है, उसको सुरक्षा प्रदान हो, उसको लगे कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, उस तरह की उसका आचरण होना चाहिए, उस तरह के उसके व्यवहार होना चाहिए। तो लोगों ने इस विधानसभा के ऊपर जब वो फैसला करें तो किसी जात, धर्म, भाषा, प्रांत को ध्यान में रखते हुए ना करें। वो फैसला करे कि योग्य प्रतिनिधि कौन होगा जो इस शहर का विकास करेगा और शहर को उन्नति की तरफ ले जाएगा, उनका और उनके बच्चों के भविष्य के संबंध में सही फैसले करवाएगा। इस तरह का निर्णय लोगों ने सोच के करना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष सैयद मुजफ्फर हुसैन जी, और उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो कि भाषा, प्रांत और जातिवाद के नाम पर राजनीति ना करे, बल्कि शहर के विकास की बात करे, जनता के हित की बात करे। ऐसे नेता को चुनाव में जिताना चाहिए, ऐसे लोक प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।